प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के टॉपिक भारत की विदेश नीति के तहत इसके आदर्श एवं इसके निर्माणक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय विदेश नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था, वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। नेहरू का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार स्तंभ है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में भी कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। कुल मिला के भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदर्श एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थताओं द्वारा निपटाने की नीति का प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। तीसरा, सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। पांचवा, सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखना और ऐसी गुटबंदियों को निरुत्साहित करना। छठी, उपनिवेशवाद का चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में हो उग्र विरोध करना। सातवां उद्देश्य है प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना, उन देशों की जनता को सक्रिय सहायता प्रदान करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद, साम्राज्यवाद से पीड़ित हों। भारत की आकांक्षाओं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों और हित चिंताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में समझबूझ और समर्थन विकसित करना और आपसी विश्वास और सम्मान के संबंधों का निर्माण करना। सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी के अनंतरण और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधारित परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करना और इस प्रयोजन के लिए व्यापारिक और व्यावसायिक संपर्कों को सक्रिय रूप से सहज बनाना। सभी देशों में लोगों की सृजनात्मक भावनाओं को उन्मुख करने की प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्देश्य का संवर्धन करना। इससे लोकतंत्र के पक्ष में सार्वभौमिक सामंजस्य को शांति और विकास के अनिवार्य आधार के रूप में मजबूत करना शामिल है। द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करना और विश्व में शांति, स्थिरता, बहुध्रुवीयता की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए P5 यानी परमानेंट 5 देशों और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ कार्य करना। 13वें नंबर का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आ रही जटिल और उच्च स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करना। इनमें शांति और सुरक्षा से संबंधित मामले विशेषकर सभी के लिए समान सुरक्षा के साथ साथ सार्वभौमिक भेदभाव रहित स्वरूप के निशस्त्रीकरण, न्यायोचित और तर्कपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, सार्वभौमिकरण, पर्यावरण, जन स्वास्थ्य, आतंकवाद और विभिन्न रूपों में अतिवाद, सूचना क्रांति, संस्कृति और शिक्षा आदि शामिल हैं।
हमारी विदेश नीति के प्रमुख प्राथमिकता और केंद्र बिंदु दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना और इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और सूझबूझ का वातावरण तैयार करने के लिए उनके साथ मिलकर कार्य करना है। उपर्युक्त उद्देश्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांति एवं समानता के सिद्धांतों का सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भारत ने न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग एवं सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बताए हैं। पहला शांति, दूसरा मित्रता और तीसरा समानता। अब भारतीय विदेश नीति के निर्माण में जो तत्व हैं, किन तत्वों से इस नीति का निर्माण हुआ है उनको देखते हैं। पहला तत्व है भौगोलिक तत्व। किसी भी विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियां प्रमुख और निर्णायक महत्व की होती हैं। पणिक्कर के अनुसार जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उसका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से होता है। एक अन्य स्थान पर पणिक्कर लिखते हैं कि ये समझना कठिन नहीं है कि भूगोल का सुरक्षा से कितना गहरा संबंध है। चूँकि हर देश की भौगोलिक विशेषताओं से मूलतः कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए प्रत्येक देश की वैदेशिक नीति के कुछ स्थायी पहलू होते हैं। वास्तव में ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि वैदेशिक नीति भूगोल के द्वारा ही निर्धारित होती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल से ही निर्धारित होती है। डॉक्टर एयर्स का मत है कि समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियां भी एक तरफा तौर पे समाप्त की जा सकती हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। भारत के संदर्भ में उपर्युक्त बातें सही हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। भारत उत्तर में साम्यवादी गुट के 2 प्रमुख देश, पूर्व में सोवियत संघ और चीन के बिल्कुल समीप रहा है। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान है और दूसरे छोर पर उसकी सीमाएं समुद्रों से घिरी हुई हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय थी। यदि भारत साम्यवादी गुट में शामिल हो जाता है तो उसकी समुद्री सीमा पर खतरा उत्पन्न हो जाता, क्योंकि पश्चिमी गुट का अपनी नौ शक्ति के कारण हिंद महासागर पर दबदबा था। यदि भारत पश्चिमी गुट में सम्मिलित होता तो उत्तरी सीमा पर साम्यवादी राष्ट्र उसके लिए स्थायी खतरा उत्पन्न कर सकते थे। इन भौगोलिक परिस्थितियों में विदेश नीति की दृष्टि से भारत के लिए उचित है कि वह दक्षिण में समुद्री सीमा सुरक्षित बनाए रखने के लिए ब्रिटेन से मैत्री संबंध बनाए रखे और उत्तर में अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए साम्यवादी देशों के साथ भी अनुकूल संबंधों को बनाए रखे। हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह था कि यह स्वतंत्र और शांति का क्षेत्र बना रहे। भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रिटेन के इस क्षेत्र से हट जाने से किसी प्रकार की शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो। भारत की धारणा है कि यदि शून्यता उत्पन्न हो भी गई तो हिंद महासागर के तटवर्ती राज्य इस शून्यता को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। अतः भारत डिएगो गार्सिया या अमेरिकी सैनिक अड्डों का उतना ही विरोधी है जितना कि वह इस क्षेत्र में पड़ते हुए सोवियत प्रभाव का विरोधी रहा है। भारत की धारणा है कि इस क्षेत्र में महाशक्तियों की गतिविधियां बढ़ जाने से उसकी सीमाओं एवं व्यापार को खतरा उत्पन्न हो गया है। मार्च 97 में भारत और 13 अन्य देशों ने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी हिमतक्षेस के गठन की घोषणा की। वस्तुतः भूमंडलीकरण के एक तरफा दबाव के प्रतिकार से हिमतक्षेस का उद्भव हुआ है, जो दक्षिण अर्थात विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने वाला संगठन सिद्ध होगा। भारत भविष्य में कभी भी हिमालय पर्वत और हिंद महासागर व अन्य 2 पूर्वी पश्चिमी समुद्रों की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय परिवहन, व्यापार व विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा निर्माणक तत्व है गुटबंदियाँ। जब भारत स्वाधीन हुआ तो विश्व में 2 गुट थे। शीत युद्ध चल रहा था और अमेरिका और सोवियत संघ में मनमुटाव इतना अधिक बढ़ गया था कि
यह मनमुटाव शीत युद्ध में परिवर्तित होकर अन्य राष्ट्रों के लिए खतरा बन गया था। अब शीत युद्ध की इस स्थिति में भारत की क्या भूमिका होती? या तो वह इन गुटों से पृथक रहता या उनमें मिल जाता। भारत ने गुटों से पृथक रहना ही ठीक समझा, क्योंकि वह दोनों गुटों के बीच सेतु बंध का कार्य करना चाहता था। भारत द्वारा तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाने का प्रधान कारण यही है कि विश्व के दोनों गुटों में से किसी के साथ न बंधने से भारत को कोई हानि नहीं है। उसका हित दोनों गुटों के मध्य तनाव में कमी होने से ही था, क्योंकि एक विश्व युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा और उसकी आर्थिक स्वर्ण युग की प्राप्ति का जो स्वप्न है वह समाप्त हो जाता। असंलग्नता की स्थिति उसे दोनों गुटों के मध्यस्थता का कार्य करके अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता देने के योग्य बनाती है। तीसरा, विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का बहुत गहरा प्रभाव है। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर संविधान के अनुच्छेद 51 में, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, उसमें विश्व शांति की बात की गई है। हडसन लिखते हैं कि गांधी के शांतिवाद ने देश को भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौतों से स्थापित की जा सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन अथवा सैनिक संधियों के द्वारा। भारत का ये कर्तव्य है कि वह विरोधी पक्षों से अलग रहे और उनके बीच मध्यस्थ का कार्य करे। युद्ध द्वारा प्रतिपादित तथा अशोक द्वारा प्रचारित अहिंसा की संकल्पना और अकबर व शिवाजी द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता की भावना ने भारत की विदेश नीति को बराबर प्रभावित किया है। भारतीय विदेश नीति अरविंद टैगोर और एम एन रॉय के मानवतावादी विचारों को भी प्रतिबिंबित करती है। भारतीय झंडे में अशोक चक्र इस बात का सूचक है कि भारत संसार में शांति व मित्रता को स्थापित करना चाहता है। आर्थिक तत्व। भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री संबंधों को बनाए रखना अति आवश्यक था। किसी भी एक गुट से बंध नहीं सकता था। गुटबंदी से अलग रहने के कारण उसे दोनों ही गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलना संभव हुआ, क्योंकि कोई भी गुट नहीं चाहता था कि भारत दूसरे गुट के प्रभाव क्षेत्र में आ जाए। पांचवा है सैनिक तत्व। सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टियों से वो पूरी तरह विदेशों पर ही निर्भर था। भारत की दुर्बल सैनिक स्थिति उसे इस बात के लिए बाध्य करती थी कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखे जाएं। प्रारंभ से ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहा। उसका भी यही राज था कि सैनिक दृष्टि से भारत आज़ादी के बाद भी ब्रिटेन के ऊपर निर्भर था। छठा है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, अपितु विदेश मंत्री भी थे। उनके व्यक्तित्व की छाप विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। वे महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए गुट निरपेक्षता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे और गुट निरपेक्षता की नीति के जनक थे। उनके इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश नीति को ढाला और आज इसका जो कुछ भी रूप है वह पंडित नेहरू के विचारों का ही मूर्त रूप कहा जा सकता है। लेकिन स्वयं नेहरू इसे नहीं मानते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति कहना भ्रांतिपूर्ण है। ये इसलिए गलत है क्योंकि मैंने केवल इस नीति का शब्दों में प्रतिपादन किया है, इसका आविष्कार नहीं किया। यह भारत की परिस्थितियों की उपज है। वैयक्तिक रूप से यह मेरा विश्वास है कि भारत के वैदेशिक मामलों की बागडोर यदि किसी अन्य व्यक्ति या दल के हाथ में भी होती तो भी यह नीति वर्तमान नीति से बहुत अधिक भिन्न नहीं होती। विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय नेतृत्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नेहरू का यह बड़प्पन था कि उन्होंने भारतीय विदेश नीति को नेहरू नीति के नाम से पुकारा जाना स्वीकार नहीं किया। परंतु ये तथ्य है कि भारतीय विदेश नीति के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। सातवां, राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला
उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है। भारत की विदेश नीति का भी ध्येय यही है। भारतीय राष्ट्रीय हित जैसे देश की अखंडता, सुरक्षा, अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी निवेश, तकनीकी विकास आदि यदाकदा भारत की विदेश नीति में विरोधाभास दिखाई देता है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का सबसे बड़ा स्थान है। राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में ही भारत ने पश्चिमी एशिया के संकट में इजराइल के बजाय अरब राष्ट्रों का समर्थन किया था। गुटनिरपेक्ष होते हुए भी 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ एक 20 वर्षीय संधि की भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध है, परंतु अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ की भर्त्सना नहीं करी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 14 जनवरी 1980 के उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया जिसमें अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं के तत्काल बिना शर्त वापसी की बात कही गई थी। भारत ने 5 जून 1987 को मानवीय आधार पर श्रीलंका में जाफना की पीड़ित जनता के लिए हवाई मार्ग से राहत सामग्री भी पहुंचाई थी। स्वतंत्रता के बाद इतिहास में यह पहला अवसर था जब भारत ने किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया। निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक होते हुए भी भारत ने NPT और CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि भारत का नाभिकीय विकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग है। 8वां निर्माणक तत्व है ऐतिहासिक परंपराएं। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परंपराओं का बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल से ही भारत शांतिप्रिय राष्ट्र रहा है। भारत ने किसी भी देश के प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। भारत की यह परंपरा वर्तमान विदेश नीति में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हिंदू सभ्यता का चरित्र और उसकी विशेषताएं हैं, जैसे शांति, समन्वय, सहिष्णुता की भावनाएं, और हमारी विदेश नीति का भी ये बहुत बड़ा आधार रही हैं। 200 वर्षों के अंग्रेज़ी शासन का भी हमारी विदेश नीति में योगदान रहा है। देश में संसदीय शासन प्रणाली, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रशासनिक ढांचा आदि इसके उदाहरण हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का हमारे कटु अनुभव इसके मूल में है। पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी ऐतिहासिक अनुभवों के ही परिणाम है। भारत का शांतिवाद भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारता और मानवतावादी दृष्टि पर आधारित है। चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों का सामना करते हुए भारत ने अपने आक्रमणकारियों के प्रति सहिष्णुता और मित्रता का बर्ताव किया है। जातीय रंगभेद की नीति का विरोध भारतीय मानवाधिकारवादी विचार से प्रभावित है। पंचशील के सिद्धांतों पर गांधी की अहिंसा और बुद्ध के अष्टमार्ग का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।